हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने चाह रहे हैं हमारे ट्रांजिशन वाले चैप्टर में एक पोर्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन भी है, विच इज़ द लेटर मुगल रूलर्स। ऑल्दो जब हम शेखर बंदोपाध्याय वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें हम लोगों को रीजंस वगैरह दिए गए हैं। वहाँ पे ये सब नहीं बताया गया है कि कौन कौन से रूलर्स वगैरह थे, बट जब हम लोगों को एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने होते हैं तो हमें लेटर मुगल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लेटर मुगल रूलर्स के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली कमेंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू ऑल, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं लेटर मुगल रूलर्स से। मोस्टली सबको याद रहता है कि अकबर, हुमायूं, बाबर, इन सब का आपको क्रोनोलॉजी पता रहती है एंड ईयर भी पता रहता है क्योंकि बहुत सिंपल होते हैं। बट लेटर मुगल पीरियड्स में जब लेटर मुगल जो रूलर्स होते हैं उनके हम लोगों को थोड़े से डेट लर्न करने में एंड हम लोगों को वो सीक्वेंस लर्न करने में थोड़ी दिक्कत होती है। प्लस उन्होंने क्या क्या किया था, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ये हमेशा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड ही नहीं रहती है, तो हम लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। बट मैंने पूरा पूरा का पूरा सब कुछ क्यूरेट करके आप लोगों के लिए रखा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि कैसे आप इसको याद रख सकते हो जो मैंने ट्रिक बनाई है। ट्रिक बनाने के लिए कुछ नहीं था। व्हाट आई डिड वाज, ये ले लिया मैंने बहादुर का बहादुर का बहादुर ले लिया, ठीक है। तो बहादुर से बहादुर हो गया। फिर जहांदर से मैंने ले लिया जी, ये आप देखो रूलर्स हैं ऑलमोस्ट 9। बीच में 2-3 आते हैं, दर्जा एंड दौला एंड शाहजहां 2 वगैरह। तो वो हम ना ओमिट कर देते क्योंकि वो भाई एक साल में ही 3-3 लोग बन गए थे। बट हम लोग उसको पढ़ेंगे जब हम लोग अंदर पढ़ेंगे। अभी हम लोगों को जो क्रोनोलॉजी देखनी है वो 9 इन इम्पॉर्टेंट रूलर्स की है। तो पहले आप देख पा रहे हो कि बहादुर हैं, देन बहादुर जी, फिर से फरुखसियार हो गया, बहादुर जी, फिर से माँ, MAA, माँ। देन वी हैव शाह आलम 2, हम उसको कहेंगे से, अखरोट, बादाम, अखरोट, बादाम, मांगे। है ना इजी ट्रिक, याद हो गया। बहादुर जी, फिर से माँ, से, अखरोट, बादाम, मांगे। सिंपल। ये कितनी इजी ट्रिक थी हमें ये याद करने के लिए। अब मुझे नहीं लगता अगर आपको ये ट्रिक याद रहेगी तो आप कभी भी क्रोनोलॉजी या आगे पीछे करोगे रूलर्स, नहीं करोगे ना। परफेक्ट। तो आपको ये एक क्विक सा मैंने आपको ट्रिक बता दिया है। अब आपको याद रहेगा पूरी वीडियो के टाइम पे। वीडियो में हम लोग जैसे जैसे रूलर्स के बारे में पढ़ते जाएंगे आपको क्विक रिवीजन होता जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले रूलर बहादुर शाह जी से। बहादुर शाह का टाइम पीरियड था 1707 से 1712। और ये किससे पहले आए, इससे पहले कौन से रूलर थे? ऑफ कोर्स हमारे औरंगजेब थे। औरंगजेब के बाद के जो रूलर्स होते हैं उन्हीं को हम लोग लेटर मुगल रूलर्स कहते हैं। तो हम लोग उन्हीं को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला है बहादुर शाह 1। सॉरी फॉर द बैड हैंड राइटिंग ना। चलो लेट्स स्टडी। अब बहादुर शाह 1 में क्या है देखो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग डन बाय बहादुर शाह 1। देखो बहादुर शाह ने अपने टाइम में क्या किया था हम पढ़ेंगे। 63 जब थी उसकी एज तब उसने ये थ्रोन लिया था। सोचो, ही वॉज लाइक रिटायर्ड किंग, ठीक है। बहादुर शाह 1 जो थे उनकी एज थी 63 एंड उन्होंने टाइटल ले लिया था बहादुर शाह 1 का। हिज रियल नेम वॉज नॉट बहादुर शाह 1, वो उनका टाइटल है, ओके ना। अब उन्होंने ना, इसके लिए हमने पढ़ा था ना डिक्लाइन वाले में कि एक रीज़न था। व्हाट वाज द रीज़न ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर? वो रीज़न ये था कि वो लोग बहुत ज़्यादा वॉर, सक्सेशन वॉर पे लगे हुए रहते थे। तो यहाँ पे भी हुआ था। औरंगज़ेब के बाद इन्होंने 2 बैटल्स किए थे, एक हैदराबाद नदी के पास और एक जजाऊ बैटल कहते हैं, बैटल ऑफ जजाऊ। उन्होंने अपने भाई आज़म शाह से किया था एंड सेकेंड वॉज कम बख्श से। तो आज़म एंड बख्श से इन्होंने ये वॉर्स किए थे, एक हैदराबाद में और एक जजाऊ में, ठीक है।
फिर हम बात करते हैं इनकी पॉलिसीज़। तो ये कैसे दोनों से लड़ भिड़ के 1708 में इन्होंने लड़ाई वड़ाई की एंड फिर उन्होंने अपना बैठ के 1707 में ही ऑलमोस्ट इनको मिल गई गद्दी, ठीक है। तो वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ इनके आने पे, औरंगज़ेब के बाद इनको आने में वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ। इन्होंने अपने दोनों भाई बख्श जी से एंड काम बख्श एंड आज़म से लड़ाई की। नाउ इनकी पॉलिसीज़ जानते हैं। मराठास के साथ इनका क्या था? मराठास के साथ इनका लाइक बीच का था, ना ज़्यादा फ्रेंडशिप एंड ना ज़्यादा उनके अगेंस्ट, ठीक है। तो ही अटेम्प्टेड टू अपीज देम बाय रिलीजिंग शाहू। अब शाहू कौन थे? शिवाजी के ग्रैंडसन थे। जब हम लोग मराठा एम्पायर पढ़ेंगे तब हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप जान लो इन्होंने शाहू को रिलीज़ किया था, बहादुर शाह वन ने शाहू को रिलीज़ किया था, जो कि बेसिकली आपके शिवाजी के ग्रैंडसन थे, ठीक है। और उनको सतारा दे दिया गया था। दूसरा इन्होंने क्या किया, इनकी फॉरेन पॉलिसी क्या थी? इन्होंने राजपूत के साथ 2 फेजेस किए। एक तो इन्होंने अटैक वाला एंड दूसरे को इन्होंने कहा कि ठीक है तुम रख लो, इंडिपेंडेंस रखो अपनी। जब आमेर जो था एंड जोधपुर जो था, उन्होंने जब अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा तो इन्होंने कहा कि ठीक है, इन्होंने लड़ा और वो ले लिया। लेकिन जब बात आई मेवाड़ एंड मारवाड़ की, तो इन्होंने उसकी इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब इनको इशू नहीं था कि मेवाड़ एंड मारवाड़, जब मारवाड़ जो है वो जब रेबल कर रहे हैं तो फिर उससे उन्हें कोई इशू नहीं था कि ठीक है अगर वो मांग रहे हैं तो उन्हें दे दो। बट वही जब आमेर एंड जोधपुर कर रहा था तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये तो मेरा है, तो इन्होंने वहाँ पे अटैक किया। तो जब आप पढ़ते हो बहादुर शाह के कॉन्क्वेस्ट एंड ऑल में, तो आप देखोगे कि जोधपुर एंड आमेर में इन्होंने कैसे वापस से रिकनसाइल किया था चीज़ें, वापस से कॉन्क्वेस्ट किया था, ठीक है। सिक्स के साथ इनका कुछ खास तो था नहीं रीज़न। इनको बहादुर सिंह, बंदा सिंह बहादुर आपको याद होगा, वो सिख थे एक, तो उनसे इनका एक काफ़ी रेबल रहता था, ठीक है। और कैप्चर नहीं कर पाए, ऑल्दो आगे आप देखोगे 1-2 रूलर्स के बाद में कि कैसे बंदा बहादुर को मार भी दिया जाता है। तो फिलहाल इनके रिलेशंस अच्छे नहीं थे, यहाँ से ही आप देख पा रहे हो, ठीक है। इन्होंने खूब उसको हिल्स ऑफ पंजाब में दौड़ाया वगैरह भी, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और वॉर ऑफ सक्सेशन के टाइम पे गुरु गोबिंद सिंह ने हेल्प की थी इनकी, तो फिर गुरु गोबिंद सिंह के साथ तो इनके रिलेशन अच्छे थे, बट एट द सेम टाइम बंदा बहादुर के साथ इनके रिलेशन अच्छे नहीं थे, ठीक है। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस पॉलिसीज़ की बात कर लेते हैं। नोबिलिटी एंड फाइनेंस, ही वॉज लिबरल विद द नोबल्स। ये देखो बहुत ज़्यादा लिबरल थे, मैंने बताया था ना मनसबदारी कैसे बांटते जा रहे थे एंड ऑल, बट उतनी लैंड ही नहीं थी, कॉन्क्वेस्ट ही नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे ये इशू आ रहा था, इसकी वजह से जितने भी स्टेट के वो सब थे ना तुम्हारे फाइनेंसेस, वो ख़राब हो रहे थे इनकी इसी वजह से, चापलूसी गिरी की वजह से। खुद तो राजा हैं बट ही वॉज स्टिल डूइंग चापलूसी एंड ऑल, ठीक है। अब ना रिलीजियस अप्रोच, अब रिलीजियस अप्रोच की क्या थी, वो काफ़ी ज़्यादा लिबरल था। लाइक हिज फादर वॉज वेरी इनटॉलरेंट, वो टॉलरेंट नहीं थे, बट एट द सेम टाइम ये जो थे ये काफ़ी ज़्यादा टॉलरेंट थे इन कंपैरिजन टू हिज डैड, ओके। तो क्या होता है बट इन्होंने एलिमिनेट नहीं किया था जिजिया टैक्स वगैरह को। और एक कंट्रोवर्सी हुई थी इनके टाइम में, इन्होंने क्या किया आपको पता है, इंडिया में जो थे वो बेसिकली कौन थे, सुन्नी हुआ करते थे, ठीक है, सुन्नीज हुआ करते थे। तो जब ये आए तो इन्होंने क्या किया, सुन्नीस के जो थे खुतबा एंड ऑल वो तो था, लेकिन इन्होंने अली का डिक्लेरेशन ऐड किया। तो अली का डिक्लेरेशन बेसिकली शियास का होता है, इनके 2 सेक्ट्स होते हैं ना, शिया एंड सुन्नी, तो शिया वाला होता है। तो इन्होंने डिक्लेरेशन ऐड किया तो पूरा का पूरा इंडिया जो था इनके अगेंस्ट चला गया, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम वर सुन्नीज ओनली। तो इसकी वजह से ये कॉन्ट्रोवर्सी, एक इस्लामिक कॉन्ट्रोवर्सी उस टाइम पे राइज हुई थी, जो बाद में इन्होंने वापस एंड करके ख़त्म कर दी, ठीक है। तो ये आपने देखा, दिस वॉज अबाउट बहादुर शाह वन। बहादुर शाह में आप देख रहे हो कैसे उनका गुजरात एंड सिक्स से क्या रिलेशन था, गुजरात के साथ क्या ये आपके राजपूत के साथ क्या रिलेशंस थे, एंड देन साउथ में मराठास के साथ क्या रिलेशंस थे। तो ये बेसिकली था इनके टाइम में। इन्होंने बस 1 ही 2 काम किए थे, एक तो शाहू जी को रिलीज़ कर दिया था, ठीक है, उनको सतारा वगैरह दे दिया गया था, एंड ये अदर वॉज दिस शिया सुन्नी वाला डिक्लेरेशन वगैरह, जो अली का डिक्लेरेशन होता है एज वाली की ही इज जस्ट हिज गॉड्स फ्रेंड, वो इन्होंने कर दिया था, जो कि शिया का होता है बट सुन्नी की पॉपुलेशन थी। तो ये इशू था, ठीक है। तो ये इनके में ज़्यादा सच कुछ खास नहीं था बहादुर शाह वन में, ही दिस वॉज बहादुर शाह। नाउ वी हैव जहांगीर शाह। आपको आई होप याद हो क्रोनोलॉजी। इसके बाद वाला क्या आएगा, फर्रुखसियार, राइट।
तो जहांगीर शाह के बारे में पढ़ते हैं। 1712 से 1713 इनका टाइम है। जहांगीर शाह जो थे वो 9th मुगल एम्परर थे। कौन से थे? 9th मुगल एम्परर थे, राइट। एंड ही वाज, उनका बहुत ही 1 साल ही इन्होंने यहाँ पे रहे, 1 साल से ज़्यादा का नहीं था, 1 साल इन्होंने यहाँ पे काम वाम किया, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं क्या। ये जो थे वो पहले पपेट एम्परर थे। किसके अंडर थे? ये जुल्फ़िकार के अंडर। तो जहांगीर जो थे वो जुल्फ़िकार जो था ही वॉज यूजिंग, इनको पपेट की तरह यूज़ कर रहा था, ठीक है। हुज पावर वॉज लार्जली विल्डेड बाय ए पावरफुल नोबल जिनका नाम था जुल्फ़िकार, जो बेसिकली इनके उस टाइम पे वज़ीर थे। एसेशन ऑफ द थ्रोन, ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ बहादुर शाह वन। तो ये बहादुर शाह वन के सबसे बड़े बेटे थे, ठीक है। और इनके बाद इन्होंने आज़म से लड़ाई की, उसमें आज़म से वॉर ऑफ सक्सेशन किया बेसिकली। और उसमें किसने हेल्प की थी? ऑब्वियसली जुल्फ़िकार खान ने हेल्प की थी। एंड आपका पपेट रूल स्टार्ट हो गया, ठीक है। पपेट रूल स्टार्ट हो गया, वज़ीर की पावर्स आ गई, ठीक। वज़ीर की पावर्स जो थी वो ही चल रही थी, रूलर का कोई इतना एज कंट्रीब्यूशन नहीं था उस टाइम पे। तो जब जहांगीर शाह आप पढ़ोगे तो जहांगीर शाह के साथ आपको याद रखना होगा देयर वाज दिस वज़ीर जिनका नाम था जुल्फ़िकार, ठीक है। पढ़ते हैं जुल्फ़िकार के बारे में। तो जुल्फ़िकार बेसिकली कुछ नहीं था, ही वाज लाइक अ वज़ीर ओनली। एंड उन्हीं के पास वो एक डिफैक्टो रूलर बन गया था, उन्हीं के पास मोस्टली पावर्स थी। अभी हम देखते हैं इनके टाइम पे क्या हुआ। तो अब ये थोड़े से और ज़्यादा टॉलरेंट हो गए। बहादुर शाह वो टॉलरेंट ओनली, बट ये और ज़्यादा टॉलरेंट हो गए। तो उन्होंने क्या किया? इन्होंने वज़ीर को अबॉलिश कर दिया, ठीक है। इन्होंने वज़ीर को जिज़िया को बंद कर दिया। जिज़िया जो था वो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता था। हम लोग जब टैक्सेशन एंड ऑल पढ़ेंगे तो इसको कवर करेंगे। अभी के लिए आप बस ये जान लो, अबॉलिशन ऑफ जिज़िया हो गया। नाउ कंसाइलेशन ऑफ राजपूत्स, ठीक है। तो कंसाइलेशन ऑफ राजपूत्स में क्या था? ही मेड पीस विद द राजपूत के साथ इनका बहुत सिंपल था कि वी आर एट पीस, हमें नहीं लड़ना है आपसे, जो करना है करो। तो ठीक है, ये वाला इनका सिस्टम चल रहा था यहाँ पे, ठीक है। मराठास कंसेशन, नाउ मराठास, ही ग्रांटेड मराठास राइट टू कलेक्ट चौथ। अब इन्होंने क्या कहा मराठास से कि ठीक है, आप एक काम करो, आप चौथ कलेक्ट कर लो डेक्कन में। इन्होंने अपने सबसे इस पीरियड पे आते आते जो जुल्फ़िकार के अंडर बहुत ज़्यादा टॉलरेंट हो गए। जैसे कि जो पहले राजपूत से भी लड़ रहे थे, बिल्कुल बंद कर दिया कि नहीं ठीक है, हम आपकी लाइक दे वर ऑन गुड टर्म्स ओनली। देन जब मराठास की बात करते हैं, पहले सिर्फ शाहू जी को रिलीज़ किया गया, लेकिन अब तो हमने बोल दिया कि ठीक है, आप अपना चौथ कलेक्ट करो। टैक्स होता था, एक बेसिक टैक्स होता था उस टाइम का, जो कि मराठास का होता था। और सरदेश मुखी भी एक टैक्स होता था। कहा कि आप कलेक्ट कर लो, ठीक है। इन्होंने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कलेक्ट कौन कर रहा था? मुगल ऑफिशियल्स जो थे वही कलेक्ट करके इनको जो थे मराठास उनको देते थे। इजारा सिस्टम, लास्ट क्लास में मैंने बात की थी। इजारा सिस्टम क्या होता है? इट्स रेवेन्यू फार्मिंग कहते हैं इसको। इजारा सिस्टम में क्या होता है? आपका जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको ज़मीन दी जाती है, जिससे वो ज़मींदारी कुछ टाइम के लिए प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। तो फिर ये वाला सिस्टम आ गया था। ये किसने लगाया था? जहांगीर शाह ने। तो जहांगीर शाह के टाइम पे बहुत सारे काम हुए हैं। जहान जी ने ना जिज़िया हटा दिया। सबसे पहले जे से जिज़िया, जहान, एंड देन इजारा अगेन जे। तो जहाँ ये भी याद रहेगा, मराठास को टैक्स लेने का अलाउ कर दिया इन्होंने। देन बहुत लैविश लाइफस्टाइल वगैरह थी, ठीक है। इनकी मिस्ट्रेस भी थी एक, लाल कुंवर, ठीक है, जुल्फ़िकार खान वगैरह एंड ऑल। ये इनको फ़र्रुखसियार ने हरा दिया। फ़र्रुखसियार जो था वो सैयद ब्रदर्स जो थे, सैयद ब्रदर्स का नाम क्या था? एक का नाम था हुसैन, एक का नाम था अली, ठीक है, अब्दुल्ला, सॉरी, हुसैन और अब्दुल्ला। ये दोनों जो थे वो थे सैयद ब्रदर्स। और ये सैयद ब्रदर्स ने मिलकर फ़र्रुखसियार के साथ मिलकर इनको मार दिया, अपने ही जहांगीर जी को। तो जहांगीर शाह मर जाते हैं आगरा के पास। एंड जहांगीर शाह का ये है, इसी की वजह से 1 साल का टर्म था। ये 1 साल का टर्म ख़त्म होता है, बट इट वॉज अ लॉट
दैन वॉट अदर्स डिड, क्योंकि इन्होंने जिजिया भी निकाल दिया, इन्होंने राजपूत के साथ अच्छे रिलेशन रख लिए, इन्होंने मराठास के साथ रिलेशन अच्छे कर लिए, सरदेश एंड ऑल अलाउ कर दिया, ठीक है। फिर इन्होंने ये आप इजारा सिस्टम वगैरह, तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करने को ट्राई की थी। बट अब आप बात करते हैं फर्रुखसियार की। फर्रुखसियार जब हम लोग ब्रिटिश का पढ़ रहे थे तो मैग्ना कार्टा की बात हुई थी, तो बेसिक इनका यही काम था, ठीक है। फर्रुखसियार तो बहुत लंबे टाइम तक थे, 1713 से 1719 तक इनका टाइम पीरियड था। The most important events and actions during the, wait a second, why it's not working, इस पे काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, अचानक से क्या हुआ। चलो कोई नहीं, मैं बता देती हूँ। इनके जो सबसे पहले क्या था, इसके टाइम पे सैयद पावर्स, फर्रुखसियार के साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, सैयद। अभी हमने पढ़ा जुल्फिकार खान के साथ, जुल्फिकार किसके साथ कर रहे थे, जहांगीर के साथ ना। अभी हम बात करें फर्रुखसियार की, जो हम पढ़ रहे हैं सैयद के साथ। तो सैयद ब्रदर्स के साथ होते हैं, तो सैयद का राइज ऑफ पावर हो गया, सैयद को काफ़ी ज़्यादा पावर मिल गई, किंग मेकर वो बन चुके थे अब इस पॉइंट पे, ठीक है। सेंट्रल कंट्रोल जो था वही उन्हीं के पास था। हुसैन अली जो थे आपके, दो थे, ठीक है। आपका अब्दुल्ला थे, अब्दुल्ला जो थे वो आपके क्या थे, वजीर थे। और हुसैन कौन थे, आर्मी के चीफ, ठीक है। तो आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी थे ये। तो ये सैयद ब्रदर्स थे। नाउ सेंट्रल कंट्रोल, जो सैयद ब्रदर्स थे वो डिफैक्टो, ये हमने देख लिया, डिफैक्टो वगैरह रूलर बन गए थे। एक जो था ये इनका आ गया वजीर अब्दुल्ला जो थे वो वजीर थे, हुसैन जो थे वो आर्मी चीफ थे। अब 1717 का फरमान जो हम लोग पढ़ते हैं वो हुआ था। 1717 का फरमान में क्या था, हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल आपको यही जानना है कि इन वीक रूलर्स के क्या क्या काम थे। तो आप बस ये जान लो कि इन्होंने 1717 का फरमान दिया था। एंड मुझे लगता है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, तो ये फरमान तो आपको पता ही होगा, ठीक है। लेकिन हम इसको और अच्छे से इलाबरेट करेंगे, इसीलिए अभी हम लोग यहाँ पे ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऑल्दो यहाँ पे लिखा ही हुआ है मोस्ट ऑफ द थिंग्स। द फरमान ऑफ 1717 जो मैग्ना कार्टा खिलाया जाता है, उसके अंदर यही सब चीज़ें थी कि 3000 रुपीज़ एक एनुअल पेमेंट हम लेंगे आपको बंगाल, बिहार, उड़ीसा में फ्री ट्रेड करने के लिए, एंड आपको कस्टम ड्यूटीज़ नहीं देनी पड़ेंगी। तो ये कुछ चीज़ें थी। ट्रेड प्रिविलेजेस जो थी वो मिल चुकी थी। सॉरी, बहुत प्यास लगने लगती है इतना बोल के, तो आई रियली नीड टू गेट हाइड्रेटेड, राइट। तो डिग्री ग्रांट की गई थी कंपनी एक्सटेंसिव ट्रेड प्रिविलेज के लिए। द सिंगल मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल एक्ट ऑफ दिस रीजन वॉज द इशुएंस ऑफ द इम्पीरियल फरमान। वही 1717 को फरमान को इम्पीरियल फरमान, मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, ठीक है। अभी क्या था इधर, जब हम लोग इसमें बात करते हैं तो डिक्री जो थी इसने ग्रांट किया था यही सब चीज़ें, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में आप 3000 रुपये दो और फ्री ट्रेड करो आराम से, यही चीज़ थी इसमें। ना सिग्निफिकेंस क्या था इसका, यही चीज़ थी। कैंपेन अगेंस्ट सिक्स के अगेंस्ट उन्होंने कैंपेन किया था, बंदा बहादुर को मार दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बंदा बहादुर वॉज किल्ड। किसने मारा, फर्रुखसियार जी ने मार दिया, ठीक है। इन्होंने कैंपेन वगैरह किया, उनको कैप्चर कर लिया एंड देन उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, ठीक है। एग्जीक्यूशन, डाउनफॉल। इसके बाद क्या होता है, सैयद ब्रदर्स जो होते हैं मराठास के साथ मिल के प्लानिंग करते हैं कि हमें फर्रुखसियार को हटाना है। फर्रुखसियार को हटा देते हैं, उसको अंधा कर देते हैं, उसको मार देते हैं, स्ट्रैंगल टू डेथ। एंड नाउ सैयद ब्रदर्स जो थे वो आ जाते हैं कि अभी उनके पास सारी पावर कंट्रोल में आ गई होती है। अब सैयद ब्रदर्स क्या होते हैं, इन्होंने बहुत सारे रूलर्स रखने की कोशिश की, जैसे कि रफ़ी उद दराज़त को रखने की कोशिश की, जो कि कुछ महीने रहे। फिर रवि उद्दौला। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि देखो ये दोनों ना ऑलमोस्ट सेम नेम्स हैं, ठीक है, सैयद ब्रदर्स ने इनको रखा था। तो एक का नाम है दराज़त, एक का नाम है दौला। तो आप कैसे याद रखोगे, दौला से आप दौलत याद कर लो, ठीक है। तो अब जो दौलत होती है, ठीक है, ये दौलत है आपकी, तो वो दरवाजे के अंदर ही तो होती, सिक्योर्ड होती, तो पहले दरवाज़ा आएगा ना तब दौलत आएगी। तो पहले दराज़त एंड देन दौला, ठीक है। इससे शायद आपको याद हो जाए। तो हमने बोला था ना माँ से पहले आपके ये दो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। एक सेकेंड, यस। तो रफ़ी उद्दौला
एंड दराज़त एंड दौला का सीक्वेंस भी समझ आ गया। देख लो 1719 में ये लोग आधे आधे कुछ 3-4 महीना काम किए हैं। सैयद ने ही रखा था। इसके बाद शाहजहां 2 होते हैं जो कि ओपीएम एडिक्ट होते हैं, तो इनका भी कुछ नहीं हो पाता है। तो रस आता है, RRS, रस, माँ से पहले रस आता है। मैं एक बार सीक्वेंस के लिए बता रही हूँ, ऐसा सच कुछ नहीं है। तो फारुखसियार के बाद ये 3 फालतू के रूलर्स आते हैं जो एक साल भी सब मिला के नहीं कर पाए रूल, तो ये हम पढ़ते हैं। अब ना बात करते हैं हम लोग मोहम्मद शाह, जो बहुत लंबे टाइम तक रूल किए थे, ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। मोहम्मद शाह जो थे वो बॉर्न हुए थे, मोहम्मद शाह जी एज रंगीला कहलाए जाते थे, ठीक है। कलर चेंज कर देती हूँ वरना आप लोग बोर हो जाओगे सेम कलर से। इनके में हम लोग जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं क्या क्या था। ओवर थ्रू ऑफ द सैयद ब्रदर्स से इनका पाला खत्म हो जाता है। सैयद ब्रदर्स आपने देखा कैसे इन्होंने 3-4 बार कोशिश की नए नए राजाज रखने की, बट दे कंसिस्टेंटली फेल्ड आफ्टर फरुखसियार के बाद ये लोग बार बार फेल हो रहे थे। तो अब क्या चीज़ आ गई, अब ये चीज़ आ गई कि चलो ठीक है, ये हो गया है तो हो गया है। अभी इनके टाइम पे, मोहम्मद शाह के टाइम पे, मोहम्मद शाह जी ने इनको हटाई दिया कि नहीं ये नहीं रहेगा, ठीक है। और इसकी जगह आ गया निज़ामुल मुल्क ने लेटर हैदराबाद अपनी एक खुद की एक प्रिंसिपैलिटी बना ली थी, बट अभी फ़िलहाल ये एज अ वज़ीर वर्क कर रहे थे मोहम्मद शाह के अंडर, ठीक है। और मोहम्मद शाह के ये वज़ीर थे असफ़ ज़ा 1, तो इन्हीं के हेल्प से, निज़ामुल मुल्क असफ़ ज़ा 1 के ही हेल्प से सैयद ब्रदर्स का खेल जो एक पपेट्री वाला था वो ख़त्म हो चुका होता है हमारे मुग़ल से। नाउ प्रोविंशियल कंट्रोल इनका लॉस हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, नए नए पावरफुल गवर्नर सूबेदार बन के निकल रहे होते हैं, निखर रहे होते हैं, जैसे कि सादत अली खान लखनऊ में हो गए, निज़ामुल मुल्क जैसे भी मैंने बताया हैदराबाद में हो गए, मुर्शिद कुली खान हो गए बंगाल बिहार उड़ीसा में, मराठा का एक्सपेंशन होने लगा, ठीक है, पेशवा बाजीराव 1 के अंदर। नादिर शाह का इन्वेजन हो गया। अब इनके पॉइंट टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नादिर शाह का इन्वेजन जो कि 1739 में हुआ था, इसके अंडर एक बैटल हुआ था जिसे हम लोग बैटल ऑफ करनाल बोलते हैं। बैटल ऑफ करनाल के अंडर बहुत ही बुरी तरीके से नादिर शाह जो थे उन्होंने हराया था मुग़ल आर्मी को, और दिल्ली को इन्होंने लूटा था, लोगों को मार डाला था, और कोहिनूर डायमंड और तख्ते तौस जो शाहजहाँ का था वो लेके ये लोग भाग गए थे, नादिर शाह, ठीक है। तो नादिर शाह का अटैक होता है मोहम्मद शाह 1 के अंडर, गवर्नर्स नए नए निखर के आते हैं, सैयद ब्रदर्स का अंत हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी मोहम्मद शाह के रूल में, जो कि 1748 जो बहुत लंबे टाइम तक इनका रूल चला था, ठीक है। नाउ कल्चरल पैट्रनेज, अब ये क्या होता है, इन्होंने क्या क्या चीज़ें की थी। मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग फ्लॉरिश अंडर हिज पैट्रनेज, तो मुग़ल मिनिएचर पेंटिंग जो थी वो इनके टाइम पे आ गई थी, बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश्ड हुई थी। जब हम लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं उसमें आपने देखा होगा एक मिनिएचर पेंटिंग्स होती थी इनकी, जो मुग़ल्स की स्पेशलिटी थी। इन्होंने उर्दू लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा इंकरेज किया, और पर्शियन रिप्लेस हो गई थी, और उर्दू लैंग्वेज जो थी वो अब कोर्ट लैंग्वेज की एक लैंग्वेज बन गई थी। इट वॉज कोर्ट लैंग्वेज, और पर्शियन लैंग्वेज को हटा दी, रिप्लेस कर दी थी, ठीक है। म्यूज़िक एंड डांस वगैरह देखते हो, कव्वाली एंड ख्याल वगैरह जो था ये इनके टाइम पर आता है, इसलिए इज़ नोन एज रंगीला, नथिंग एल्स, ठीक है, यही रीज़न था। रंगीला नादिर शाह से बहुत इनकी रेपुटेशन अफेक्ट हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो गए थे नादिर शाह का अटैक एंड ऑल की वजह से। तो फिर दिस वाज ऑल अबाउट द मोहम्मद शाह 1। मोहम्मद शाह 1 में हमने देखा सैयद का अटैक ख़त्म हो गया, असफ़ ज़ा का इन्फ्लुएंस आया, वॉज अ वज़ीर, बट लेटर उन्होंने अपनी प्रिंसिपैलिटी अपनी इस्टेब्लिश कर दी थी एज अ, मतलब यही सब ऐसे ही अलग अलग रूलर्स थे, उन्होंने भी इस्टेब्लिश कर दी थी। एंड फिर आप देख सकते हो कि कैसे करनाल का बैटल ऑफ करनाल हुआ अंडर नादिर शाह वगैरह का। तो ये सब कुछ चीज़ें हुई थी, ठीक है। नाउ अहमद शाह, अब अहमद शाह आते हैं, माँ का एम हो गया, अब 2 ए बचे हैं, एक है अहमद शाह, एक है आलमगीर 2। बहुत हम लोग करीब हैं अपने लेक्चर एंड होने को, सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है, प्लीज़ कर दो ना। अहमद शाह जो होते हैं वो 1748 से 1754 तक पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं कह रही हूँ, इनका रूल था, ठीक है। द रीन ऑफ मुग़ल एम्पर अहमद शाह बहादुर जो था वो एक कंप्लीट कोलैप्स हो गया सेंट्रल अथॉरिटी में। अभी तक आप देख ही रहे थे कैसे गवर्नर्स एंड ऑल सब स्टैब्लिश हो रहे थे, बट अब एकदम बहुत ही गंदा यहाँ पे एक चीज़ें जो थी वो सेंट्रल अथॉरिटी से हट जाएंगी।
फॉरेन इन्वेजन्स बार बार होने स्टार्ट हो गए थे और इंटरनल कोर्ट में बहुत इशू हो रहे थे. इंटरनल कोर्ट कोलैप्स एंड पपेट्री आ गई. वीक रूल था. अहमद शाह बहादुर वॉज एन इनएक्सपीरियंस वीक रूलर. बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड इंसान था ये. ठीक है, तो बहुत इनएक्सपीरियंस थे ये. अब ये क्या होता है, इन्होंने इनहेरिटेंस में पाया था अपना एक डिसइंटीग्रेटेड एम्पायर, क्योंकि हमने देखा था उन्होंने कितने सारे गवर्नर्स फॉर्म कर लिए थे मोहम्मद शाह के टाइम पे. ठीक है, तो रीजेंसी एंड इन्यूक पावर. ही लार्जली सीडेड अथॉरिटी टू अदर, मोस्ट नोटेबली द क्वीन मदर उधम बाई. उधम बाई के अंडर ही मेन इन्होंने पावर दे दी थी. ठीक है, हरम में इनकी पावर चली गई थी. जावेद खान के तरफ भी. दिस कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन नॉन नोबल हैंड्स वाज रिसेंटेड बाय द पावरफुल नोबल्स. अब क्योंकि इन्होंने उधम बाई एंड हरम के सुपरिटेंडेंट जावेद खान को ये पावर्स दे दी थी, तो इसकी वजह से जो रियल नोबल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे कि नहीं, व्हाट हैपेंड, ये हम लोग जो है वो नोबल्स हैं एंड ये नॉन नोबल्स को पावर्स एंड अथॉरिटीज़ दे रहे हैं, विच इज़ नॉट फेयर बेसिकली. ठीक है, तो ये चीज़ें हो रही थी इनके टाइम पे, अहमद शाह के टाइम पे. ठीक है, नाउ ग्रैंड विजियर सफदर जंग. नाउ सफदर जंग जो थे नवाब ऑफ अवध, वो एज अ वज़ीर बने थे इस एम्पायर के. तो सफदर जंग जो बाद में अवध के नवाब बनेंगे, वो वज़ीर थे. किसके वज़ीर थे? अहमद शाह के. अहमद शाह के वज़ीर थे. ठीक है, लेकिन उनका जो पावर एंड इन्फ्लुएंस था वो बार बार कोर्ट में इन्फ्लुएंस वगैरह चेक किया जा रहा था. एक सिविल वॉर भी हुआ था सफदर जंग एंड उसके राइवल जो कि निज़ाम के ग्रैंडसन थे इमाद उल मुल्क में, जो एडमिनिस्ट्रेशन को और ख़राब कर दिया. आप देख रहे हो, इट वाज नॉट अ वॉर बिटवीन द किंग एंड द अदर नोबल्स, बट दो नोबल्स के बीच में लड़ाई हो रही है बिकॉज दे न्यू कि अगर वो नोबल बनेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा पावर्स मिल रही हैं. तो सफदर जंग जो कि आपके एक नवाब ऑफ अवध के बहुत इंपॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं, वो एक टाइम पे एक वज़ीर हुआ करते थे अहमद शाह के. ठीक है, अफ़गान इन्वेजन्स बार बार हो रहे थे. अहमद शाह दुरानी का इन्वेजन हो गया. ठीक है, बार बार यहाँ पे हो रहे थे, हो रही थी चीज़ें. अब लॉस ऑफ नॉर्थ वेस्ट हुआ. दुरानी जो था, जो है ये अहमद शाह दुरानी, ये बार बार लड़ाई कर रहा था, प्लंडर कर रहा था नॉर्थ वेस्ट को. इसकी वजह से पंजाब और कश्मीर जो था वो पूरा का पूरा इनके हाथ में लग गया. इनके हत्थों चढ़ गया पंजाब एंड कश्मीर. ठीक है, पंजाब और कश्मीर इस पार्ट में चला गया उनके दुरानी के अंडर. ठीक है, पंजाब एंड कश्मीर. मराठास का इन्वॉल्वमेंट हुआ. अब जो मुगल कोर्ट था ऑफन रिलाइड ऑन द ग्रोइंग पावर्स ऑफ द मराठास. अफगान्स. अब अफगान से बचने के लिए जो मुगल एम्पायर था वो यूजुअली मराठास की तरफ देखता था कि भाई हेल्प कर दो हमारी एंड ऑल, टू फाइट रेबेलियस कोर्ट नोबल्स. नाउ डाउनफॉल एंड डिपोजिशन. तो वही चीज़ थी ना, इन्हीं के पीरियड में ही तो आप देख रहे हो कि ये सब चीज़ें हो रही हैं कि कैसे दुरानी वगैरह जो हैं वो पंजाब एंड कश्मीर वगैरह को एनेक्स कर रहे हैं. ये मराठा से हेल्प, सोचो एक मुगल एम्पायर इस टाइम पे एक मराठा से हेल्प मांग रहा है इस टाइम पे, तो आप समझ जाओ कि कितना मराठास एक पॉइंट पे पावरफुल हो गए एंड मुगल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इनका डिक्लाइन हो रहा है. ठीक है, डाउनफॉल हो रहा है. द न्यू ग्रैंड विजियर इमाद उद मुल्क who was bitterly opposed to Safdar Jung will depose the emperor. अब ये जो इमाद उल मुल्क था, इसने जो एम्परर था इसको हटा दिया. अहमद शाह बहादुर एंड हिज मदर जो थी, दोनों को अंधा कर दिया गया एंड यही थी, इनका डिक्लाइन हो गया पूरा. यही था इनका अहमद शाह का. अहमद शाह के टाइम पे आज सच कुछ नहीं हुआ था, बस यही था. आप पढ़ोगे कि इन्होंने अपनी जो पावर्स थी वो नॉन नोबल्स उधम भाई और सुपरिटेंडेंट जो हरम के थे जावेद, उनको दे दी थी. इसकी वजह से लोग इनसे ऑलरेडी नाराज़ थे. सफदर जंग जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवध के रूलर थे, वो इनके अंडर काम करते थे, वज़ीर थे, और उस टाइम तक वज़ीर थे, उस टाइम तक किंग नहीं बने हुए थे. एंड द नेक्स्ट थिंग वॉज जो बार बार अहमद शाह की घुसपैठ हो रही थी और कैसे उन्होंने पंजाब और कश्मीर को एनेक्स कर लिया था. नाउ आलमगीर 2 के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, आलमगीर 2 का टाइम था 1754 से 58 के टाइम पे. 4 साल का इनका रूल था. बहुत एक फाइनल कोलैप्स वगैरह आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा. अब यहाँ पे इमाद उल मुल्क, जैसे भी हमने बताया ना, अहमद शाह को किसने मार दिया? अहमद शाह को इमाद उल मुल्क ने मार दिया. ठीक है, तो इमाद उल मुल्क जो था उन्होंने इसको मार दिया. ठीक है, तो अब क्या होता है, इमाद उल मुल्क ने मारा और किसको बैठाला? आलमगीर 2 को. तो आलमगीर 2 जो था वो किसका पपेट था? ही वॉज पपेट ऑफ इमाद उल मुल्क.
ठीक है, इमाद उल मुल्क जी का वो पपेट हुआ करता था। ठीक है ना, एक्सेशन आलमगीर टू जो था वो बॉर्न होता है, सन होता है जहांगीर शाह का। और ये इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये इमादुल मुल्क ने इसको बनाया हुआ था अहमद शाह बहादुर को मार के। अथॉरिटी ऑब्वियसली लैक थी, एडमिनिस्ट्रेशन वॉरफेयर सब बकवासी जा रहा था इनके टाइम पे। इमादुल मुल्क एज अ डिक्टेटरशिप चला रहा था, असैसिनेशन हो जाता है 1759 में। द एम्प्रेस गोइंग रिसेंटमेंट ऑफ द वज़ीर से इनकी बहुत ज़्यादा खफा हो गए थे ये वज़ीर से कि सारी पावर्स तो हमारी यही ले रहा है, तो हम किस काम के हैं। वही चीज़ अब इनके दिमाग में आने लगी थी। अब क्या होता है, अब जो होता है इमादुल मुल्क वो डर जाता है कि कहीं ये अफ़गान से मिलके मेरा खात्मा ना कर दें और तो ये कहता है ठीक है मैं ही मार देता हूँ। तो ओबियसली जैसे होता है, पपेट को मार दिया गया। ठीक है, इनका असैसिनेशन हो गया 1759 में, उसकी वजह से एम्पायर और ख़त्म होने लगा। अब क्या होता है, अहमद शाह दुरानी का फिर से इन्वेजन होने लगता है। जो अफ़गान रूलर थे अहमद शाह दुरानी, उन्होंने इंडिया को चौथी टाइम अटैक कर दिया। फोर्थ टाइम अटैक कर रहे हैं आलमगीर टू के टाइम पे। इन्होंने प्लंडर वंडर कर लिया दिल्ली में, पंजाब तो हमारा चला ही गया था। तिमूर शाह दुरानी को छोड़ के चला गया था कि आप देखते रहो इसको। मराठा का एक्सपेंशन होने लग गया। बैटल ऑफ प्लासी हो गया। बैटल ऑफ प्लासी से आपका आलमगीर के ही रीजन में हुआ था, रीन के टाइम पे हुआ था। तो बैटल ऑफ प्लासी जो था वो बंगाल में हुआ, इसकी वजह से इंग्लिश भी आ गए। ब्रिटिश डोमिनेंस हो गई इसी की वजह से, प्लासी की वजह से। ठीक है, और ब्रिटिश पॉलिटिकल और फाइनेंशियल कंट्रोल इन 3 जगह पे हो गया। फिर यही हमारी जो थी वो बेसिकली स्टोरी थी। तो आलमगीर टू पे आप देख रहे हो कि कैसे एक प्रॉपर फाइनल ब्लो हो गया एक मुग़ल एम्पायर पे कि जो ये थे इमादुल मुल्क जी थे वो इनके वज़ीर थे, उन्होंने बनाया, बट सारी चीज़ें डिक्टेटरशिप एज अ डिक्टेटरशिप वो चला रहे थे इमादुल मुल्क। ठीक है, और अहमद शाह दुरानी का बार बार इन्वेजन हो रहा था, उन्होंने तिमूर को छोड़ के चले गए कि आप पंजाब को देखो, एंड ये सब चीज़ें हो रही थी, सब चीज़ें छूट रही थी। मराठास जो थे वो पावरफुल हो गए थे, उधर बैटल प्लासी चल रहा था, आलमगीर के ही टाइम पे चल रहा था। तो ये सब चीज़ें चल रही थी यहाँ पे। फिर 1-2 साल के लिए ये रूलर आते शाहजहां 3, विच वॉज वेरी नथिंग टू रीड अबाउट, ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने किया है सिग्निफिकेंट के बारे में पढ़ना हो, बट क्योंकि ये है तो आपको पता होना चाहिए। माज से तो सेम है, डबल एस आप याद रख लेना। तो शाहजहां हो गया। अब शाह आलम टू, ही इज़ लाइक रिनोन्ड वन, क्योंकि इनके टाइम पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है व्हेन वी टॉक अबाउट दी वॉर्स एंड ऑल। तो इसको एक बार ग्रो थ्रू करना होएगा हमें। शाह आलम टू का जो रीन था वो था 1759 से 1806, 6-7 साल का इनका रूल था। मिलिट्री डिफीट्स हो रहे थे और रियल पावर चली गई। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो गया 1761 में। अब क्या होता है, शाह आलम टू नहीं प्रेजेंट थे बैटल में, इट अकर्ड अर्ली इन हिज रीन। ठीक है, वो प्रेजेंट नहीं थे बट इन्हीं के रीन के टाइम पे हुआ था। मराठास जो थे वो मराठास की बहुत गंदी हार हुई थी अफगान रूलर्स के सामने, अहमद शाह दुरानी के सामने। एंड फॉरेन इन्वेडर्स को ये नहीं चैलेंज कर पाया। सच आप देख रहे हो अहमद शाह दुरानी कितने टाइम से अटैक्स पर अटैक्स कर रहा है, 5वां-6वां अटैक होगा ये मोस्टली उसका। तो ये यहाँ पे बैटल ऑफ पानीपत हो जाता है, यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है 1764 में। जो शाह आलम टू जो था वो मीर काजिम जो नवाब ऑफ बंगाल है और शुजा उद्दौला अवध का जो नवाब है उसके साथ ये एक ट्रीटी करते हैं, एक बनाते हैं। मतलब बैटल ऑफ बक्सर में बेसिकली कौन कौन थे, 3 लोग थे वर्सेस इंग्लिश। ठीक है, एक था आपका बंगाल का, जो बंगाल का था उसका क्या नाम था, बंगाल का जो था उसका नाम था मीर काजिम। ठीक है, मीर काजिम था। इंग्लिश का था सॉरी इधर लखनऊ का था शुजाउद्दौला, और इधर हमारा शाह आलम टू जो यहाँ के राजा थे। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर में बहुत गंदा हारते हैं। ट्रीटी वगैरह आप देखोगे इधर इसकी क्या कहते हैं इलाहाबाद वगैरह की ट्रीटी वगैरह कराई जाती है, वो बहुत ही डिफेमिंग ट्रीटी होती है। ट्रीटी ऑफ इसमें क्या होता है, इनको पेंशनर बना दिया जाता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में फॉलोइंग द ट्रीटी ऑफ बक्सर इनको करनी पड़ गई थी। दीवानी राइट्स जो थे वो चले गए थे इनके, बंगाल बिहार उड़ीसा के।
पेंशनर स्टेटस मिल गया था राजा को। इनको सिर्फ अब इलाहाबाद और कारा की डिस्ट्रिक्ट्स मिल रही थी। और शाह आलम टू जो थे वो फर्स्ट मुगल एम्परर थे जो कि पेंशनर बने होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो ये चीज़ें जो थी वो पढ़नी पड़ेंगी आपको इन सब पोर्शंस में। इम्प्रिजमेंट, इनको अंधा अंधा कर दिया गया था। दिल्ली मराठा की प्रोटेक्शन में इनको दिल्ली ये आए थे वापस से 1772 में। पर इनको वापस से पता चल जाता है कि इनकी अब वो लेवल नहीं रह चुके हैं, इनके ही इज़ नो मोर दैट टफ वन। ठीक है, तो मराठा की प्रोटेक्शन में वापस से दिल्ली आते हैं इलाहाबाद से। अभी इलाहाबाद की ट्रीटी के अकॉर्डिंग इलाहाबाद और कारा तक के ही ये रह गए थे बट शाह आलम टू, लेकिन मराठाज इनको वापस दिल्ली लेके आते हैं, मराठा जनरल शिंदे जी। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है, आफ्टर द मराठा दिल्ली जब छूट जाता है तो जो रोहिला चीफ होते हैं गुलम कादिर, वो एम्परर को पकड़ लेते हैं, उनके साथ बहुत गलत तरीके से उनको अंधा कर देते हैं एंड ऑल, उनकी पूरी की पूरी पावरलेस छोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ब्रिटिश ऑक्यूपेशन होता है दिल्ली का। अब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में जो ब्रिटिश होते हैं वो दिल्ली ले लेते हैं। शाह आलम टू रिमेन द टिटलर एम्परर। एम्परर हो सिर्फ नाम का होता है, सिर्फ रेड फोर्ट तक का होता है और पेंशनर बन चुका होता है ब्रिटिश का। ठीक है, तो बस वो रेड फोर्ट तक की रह गए थे, उसके अलावा सिर्फ पेंशनर ही थे वो और कुछ नहीं थे। ठीक, तो ये आपको बताया गया है व्हेन वी टॉक अबाउट द शाह आलम टू। तो शाह आलम टू में आपको दिख रहा है फाइनल ब्लो हुआ है, यहाँ पे ही पानीपत का बैटल हो गया, इसी में ही आपका बक्सर का हो गया, इसी में ही ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो गई, इसी में ही पेंशनर बन के रह गए। तो ये चीज़ें हुई थी। देन अकबर टू पढ़ते हैं, 1806 से 1837 है। बस 2-3 रूलर्स और पढ़ने हैं एंड आपका ये ख़त्म है। ठीक है, अकबर टू 1806 से 1837। द लॉस ऑफ नॉमिनल सोवरेनिटी इनकी चली गई होती है, इम्पीरियल कॉइनेज ख़त्म हो चुका होता है। अब क्या हो रहा होता है, अब ये कॉइन्स नहीं कर सकते हैं इशू एम्परर के नेम पे। ठीक है, अब द पर्शियन लाइन्स दैट रिकग्नाइज द एम्परर वर रिमूव्ड। जो वो थी लाइंस जो कहती थी कि ये राजा एंड ऑल, ये भी हट चुकी थी। कंपनीज का टाइटल, जो कंपनी का टाइटल था वो चेंज हो गया। कंपनीज ऑल्सो, ये हमने बताया था ना कि कंपनी का ये सब हुआ था, कॉइन मिंटिंग वगैरह की परमिशन एंड ऑल। तो अब इस पॉइंट पे तो अकबर टू के टाइम पे तो मिंटिंग वगैरह ही बंद हो गई इनके नाम की। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, अब क्या था, एम्बेसडर टू ब्रिटेन। अकबर टू जो थे वो फ्रस्ट्रेट रहते थे कि उनके पास बहुत कम पावर्स हैं। तो ये क्या, इन्होंने राजा राम मोहन रॉय को अपॉइंट किया एज एन एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन के कोर्ट में एज एन एम्बेसडर इनको बनाया एंड इनको टाइटल भी दिया राजा का। अकबर टू ने किसको, राम मोहन रॉय को, बिफोर सेंडिंग हिम टू अपील टू द किंग ऑफ इंग्लैंड अगेंस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने राम मोहन रॉय को भेजा कि आप जाके, आप आज से राजा हो और आप जाओ और अब ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप शिकायत करो कि कैसे ये ट्रीट कर रहे हैं वहाँ के लोकल्स के साथ। ठीक है, वहाँ के लोगों के साथ ना। His reign solidified by Mughal emperors as king of Delhi. ठीक है, रेस्टिंग विद द ब्रिटिश रेसिडेंट ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अकबर्स टू रीन इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द रीन ऑफ द ग्रेट मुगल अकबर वन। मतलब बहुत डिफरेंट है दोनों के रूलर्स में। तो यहाँ पे हम अकबर टू में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इतना बड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दो ही चीज़ें हैं, एक चीज़ ये है कि इन्होंने राजा टाइटल दिया राम मोहन रॉय को, दूसरी चीज़ है कि इनके टाइम पे अब कॉइन्स बनना मुगल के नाम के एंड मुगल राजा है, एम्परर है इंडिया का, ये सब बताना बंद हो गया था। तो अकबर टू के बारे में बस यही पढ़ लेंगे हम लोग। अब लास्ट आ गया हमारा बहादुर शाह जफर टू। बादाम, अखरोट, बादाम याद है ना, मनेमोनिक्स ना। बहादुर शाह जो थे 1837 से 1857, 20 साल इन्होंने काम किया। ठीक है, ये एक ब्रिटिश पेंशन के ही अंडर इनका भी चल रहा था। एक रैलिफाइंग फिगर हेड बने थे 1857 के विद्रोह के टाइम पे। ये सब अभी हम लोग 1857 जब पढ़ेंगे इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेजिटिमेसी का एक सोर्स था। ठीक है, इनको जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो लोगों ने अपने एक पावर की संग्रह करने के लिए कि एकदम हम हैं, रूलर्स हैं एंड ऑल हैं, तो हम लोग एक पूरा एक इंडियन फोर्सेस हैं, तो इन फोर्सेस के हेड के लिए एज अ फिगर हेड इनको चूज़ किया गया था फॉर द लेजिटिमेसी। फिर क्या होता है, इनको कैप्चर कर लिया गया, इन पर ट्रायल हो गया। जो ब्रिटिश फोर्सेस थी उन्होंने 1857 में बहादुर शाह से कैप्चर कर लिया था दिल्ली हुमायूं टॉम से।
हुमायूं टॉम से बहादुर शाह जफ़र को उठाया गया, उसको ब्रिटिश ने खूब सारे चार्जेस वगैरह दिए और उसको रंगून 1858 में विदा कर दिया गया बर्मा में अपनी फैमिली के साथ। जो एम्परर का डिपोर्टेशन हो गया था 1858 में, और इसी के साथ 332 ईयर्स का मुग़ल एम्पायर फिनिश होता है। कितने साल का? 332 ईयर्स का। जो लास्ट मुग़ल रूलर थे वो इसी एग्ज़ाइल में, प्रिजन में मर जाते हैं 1862 में। इनका एक सिंबॉलिक एंड माना जाता है। और यही था बहादुर शाह ज़फ़र, एक बहुत अच्छे उर्दू पोएट थे। उनका टाइटल था ज़फ़र, जिसका मतलब होता था विक्ट्री। और इन्होंने मिर्ज़ा गालिब जैसे एक बहुत बड़े कवि जो थे, एक बहुत बड़े गज़ल वगैरह जो लिखते हैं, एक उर्दू पोइट्री लिखते थे, उनको पैट्रनाइज़ किया। तो मिर्ज़ा गालिब को किसने पैट्रनाइज़ किया था? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है। बहादुर शाह ज़फ़र टू ने किया था इनको पैट्रनाइज़। तो इनके टाइम पे क्या हुआ? 1857 का वॉर हुआ, ये इनको रंगून को डिपोर्ट कर दिया गया। वहाँ पे 1862 में ये मर जाते हैं, इनकी मौत हो जाती है। मुग़ल एम्पायर के डिपोर्ट होते ही ख़त्म हो गया था। एंड लास्ट में हम जानते हैं कि मिर्ज़ा गालिब को इन्होंने पैट्रनाइज़ किया। आई होप आपको सारे पॉइंट्स बहुत ईजिली क्लियर हो गए होंगे। मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको सब कुछ समझाने की कोशिश की है। एंड पूरा लेटर मुगल्स हम लोगों का ख़त्म हो चुका है। इससे ज़्यादा इससे कुछ नहीं पूछेगा, इससे अलावा इसके बाहर से कुछ आ ही नहीं सकता है। आई गारंटी दिस। ठीक है, तो एकदम चिंता फ्री हो जाओ, क्योंकि इसके बाहर से तो कुछ नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि आपको बनना है नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर विथ अस। एंड प्लीज़ जॉइन द जर्नी विथ अस, क्योंकि आपको आई होप बहुत मज़ा आ रहा हो। हम लोग ने बहुत ही नई ट्रिक से जाना, जितने भी लेटर मुगल्स थे उनकी क्रोनोलॉजी जानी, ईयर्स वगैरह बहुत ईजी हैं इसके रिमेंबर करना। 1707 से आपको 1758 तक ही, मोस्टली 1857 तक ही आपको मोस्टली ये ईयर्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं था, यही कुछ कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको पूछी जा सकती थी, जो मैंने बता दी हैं। ख्याल वगैरह कहाँ से आया, गालिब को किसने किया, ये थोड़े से कल्चरल क्वेश्चंस आ गए, या फिर जिजिया वगैरह, या फिर इजारादारी, ये सारे पोर्शंस हमने यहाँ पे कवर किए हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसका ट्रांजिशन जो है 18th सेंचुरी का, उसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे बाय लर्निंग अबाउट द रीजनल पावर्स। जब हम लोग बहादुर शाह भी पढ़ रहे थे, सॉरी, जब हम लोग मोहम्मद शाह पढ़ रहे थे, तो हम लोग ने कुछ गवर्नर्स के नाम देखे थे ना, जैसे कि सादत अली हो गया आपका, या फिर उन्हीं का वज़ीर जो था असद जावन। तो फिर ये सब लोग ने कैसे कैसे अपनी छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ वगैरह स्टैब्लिश कर दी थी। गवर्नर्स बहुत सारी जगह पे स्टैब्लिश हो चुके थे, तो सूबेदार वगैरह निकल के आए थे, एज अ किंग अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिए थे। तो ये सब कुछ चीज़ें जो रीजनल पावर्स उस टाइम पर आई थी, विच वॉज ऑल्सो अ रीज़न ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, वो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जो रीजन्स थे सारे डिक्लाइन के, वो इससे पहली वाली वीडियो में मैंने कवर कर दिए हैं। इस वीडियो में मैंने वीक एम्परर्स जितने भी लेटर मुगल पीरियड्स के थे वो कवर किए हैं। नेक्स्ट में मैंने जैसे आपको बताया, हम लोग रीजनल पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो 18th सेंचुरी में ट्रांजिशन का बहुत बड़ा रीज़न थी। एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।